वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम योगेश्वर है और आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हमारा जो मेन फोकस है वो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी पूछी जाती है उसे टारगेट करना। ख़ास तौर पे जो यूपीएससी, सीएससी, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस या फिर एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जिस तरीके की ज्योग्राफी आती है, यदि स्पीड आपको स्लो लगे तो आप 1.5x पे करके इसे देख सकते हैं। टॉपिक वाइज हम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और काफ़ी कंसाइज तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम शुरू करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं बिल्कुल ब्रीफ में कि जो हमारा यूनिवर्स है इसकी बिगिनिंग कैसे हुई थी। अब ये जो है इसको जब हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो मैं एक अलग से क्लास लूँगा जिसमें स्टार की क्या स्टेजेस होती हैं, ब्लैक होल, वर्म होल, जो रेड जायंट होते हैं, सुपर जायंट होते हैं, चंद्रशेखर लिमिट क्या है, उन सबको हम उसमें कवर करेंगे। आज की जो क्लास है उसका मेन टारगेट है सोलर सिस्टम। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि सोलर सिस्टम बना कैसे है। तो सबसे पहले शुरुआत तो ये यूनिवर्स से। यूनिवर्स को करीब करीब माना जाता है 13.8 बिलियन साल पहले हमारा जो यूनिवर्स था वो बना, और उसके बनने के लिए जो थ्योरी दी जाती है इट इज़ नोन एज बिग बैंग थ्योरी। अब ये आपको पता है कि ये जो ऊपर मैंने फोटो लगा रखी है इट इज़ ऑफ अ बिग बैंग, यानी कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। हिंदी में उसे महाविस्फोट भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू क्या हुआ, सबसे पहली बार हमारा जो मैटर है वो क्रिएट हुआ। और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो हमारी दुनिया है ये मैटर से बनी हुई है, तो मैटर जो है वो बिग बैंग के बाद आया। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी जो है इसके अंदर ये याद रखना है कि ये थ्योरी दी किसने थी, तो इसको दिया था जॉर्जेस लेमेत्रे ने। ठीक, अब जॉर्जेस लेमेत्रे ने ये थ्योरी तो दे दी, लेकिन बाद में ये प्रूव करने के लिए कि ये थ्योरी सही भी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी दी जा चुकी थी, तो इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल ने क्या किया, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि गैलेक्सीज जो हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया, उसके लिए उन्होंने यूज़ किया रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का। अब कहोगे कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या है, तो असल में कुछ नहीं है। रेड जो कलर होता है इसकी जो हमारी वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यदि आप 7 कलर्स को बांटेंगे तो जो रेड है हमारा, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होती है। तो फिर वेवलेंथ ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा दूर तक जाता है। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा दूर तक जाने वाला कलर होता है वो रेड होता है। इसीलिए जो डेंजर सिंबल्स होते हैं या फिर स्टॉप लाइट का सिग्नल होता है, इन सब के अंदर हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जो ब्लू शिफ्ट है, ब्लू का मतलब क्या है कि इसकी वेवलेंथ कम होती है। तो फिर कहोगे इससे क्या पता चलता है, इससे उन्होंने बताया कि जब भी कोई चीज़ हमें रेड दिखने लग जाती है, यानी कि उसका जो अपीयरेंस है अब वो धीरे धीरे रेड होने लग गया है, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे किसी चीज़ का अपीयरेंस रेड होता है तो रेड होने का मतलब है कि वो चीज़ क्या कर रही है, दूर जा रही है। दैट थिंग इज शिफ्टिंग अवे। तो इसीलिए वहाँ से हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें भी जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर रेड शिफ्ट दिखती है। तो इनके अंदर यदि रेड शिफ्ट दिख रही है तो उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स है हमारा इट इज़ कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। ये हर दिन या फिर आप कहो हर सेकंड क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी उसका नाम था यूनिवर्स एक्सपेंशन थ्योरी, और इससे जो बिग बैंग थ्योरी है उसकी जो लेजिटिमेसी थी वो प्रूव हुई। तो इसीलिए जो एडविन हबल हैं उन्होंने काफ़ी, उनका जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। इनके नाम पे आपको पता होगा एक टेलीस्कोप भी है, हबल टेलीस्कोप। ठीक है, जो हबल टेलीस्कोप है ये हमारे LEO में है। LEO क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 535 किलोमीटर के अराउंड है वो हबल टेलीस्कोप लगाया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा टेलीस्कोप है जिससे हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। ठीक, तो यानी कि यूनिवर्स बनने की शुरुआत हुई बिग बैंग से,
और बिग बैंग के बाद फिर उसको ये बताना कि हाँ ये जो बिग बैंग थ्योरी है सही है, उसका काम किया एडविन हबल ने। अब फिर कहोगे कि इससे हुआ क्या। देखिए जो बिग बैंग है, जैसे ही बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के अंदर ये जो मैटर है ये फट के चारों तरफ फैलने लगा। अब चारों तरफ फैलने लगा तो क्या हुआ कि कहीं कहीं पे ये जो मैटर है इसके क्लाउड बनने शुरू हुए, और जैसे जैसे अलग अलग जगह पे ये क्लाउड से बने, उन क्लाउड्स ने फिर रूप लिया किस चीज़ का, उन्होंने रूप लिया तुम्हारी गैलेक्सीज का। तो बहुत सारी उसके बाद क्या बनी, गैलेक्सीज बनी। अब जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर क्या हुआ, फिर गैलेक्सीज के अंदर एक जगह पर मैटर इकट्ठा हुआ, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है जब वो 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया तो वहाँ पे हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से क्या बन गए, फिर वहाँ बन गए स्टार्स। ठीक, तो यानी कि सबसे पहले क्या बना हमारा, यूनिवर्स बना। यूनिवर्स के बाद क्या बना, उसके बाद बनी गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज के बाद क्या बने, स्टार्स। स्टार्स के बाद क्या बने, हमारे प्लैनेट्स बने। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हुआ, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी बना। अब इसके अंदर क्या है, हमें जो कुछ चीज़ें याद रखनी है वो सिर्फ इतनी है। सबसे पहली तो ये कि जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम क्या है, तो पहले वो देख लेते हैं कि गैलेक्सी का हमारी का नाम क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इसी के साथ साथ हमारी जो गैलेक्सी है इसके नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है, सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये है हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी। इसी के साथ अगली चीज जो हमारा स्टार है इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं सन। जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास जो स्टार है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंट्यूरी। ठीक, अब अगली चीज की, ये सारी तो बिल्कुल फैक्चुअल चीजें होंगी, अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि धीरे धीरे ये जो बातें हैं कि स्टार की क्या एज होती है, कैसे डिसाइड होता है, रेड जायंट क्या है, ब्लैक होल क्या है, ये सब हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो रहेगी। आज की जो वीडियो उसका फोकस है सोलर सिस्टम पे। तो फिर जब ये स्टार बना, हमारा सन बन गया, और फिर सन के चारों तरफ क्या हुआ, सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स बनना शुरू हुए। अब प्लैनेट्स बनने के लिए अलग अलग थ्योरी दी जाती हैं। प्लैनेटिज्मल थ्योरी है एक, नेबुलर थ्योरी है। ठीक, तो उसमें एक थ्योरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेबुलर थ्योरी। ये जो है इसको इमैनुअल कांट ने भी दिया था, लेकिन असल में कंट्रीब्यूशन माना जाता है लाप्लास का। लाप्लास ने दिया इस थ्योरी को। उसमें उन्होंने बताया कि डिस्क शेप में चारों तरफ क्या है, जैसे बीच में हमारा सन हो गया और इसके चारों तरफ जो है वो डिस्क शेप में मैटर इकट्ठा होता गया, और उसके अंदर जब ये मैटर एक जगह चलने लगा तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब डेंस होती है तो एक जगह इकट्ठी होती है, और उससे फिर हमारे प्लैनेट्स बन गए। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आ गया हमारा सोलर सिस्टम, असल में जो हमारा टॉपिक था। ठीक, तो सोलर सिस्टम में ऑब्वियस सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा सन, और सन के बाद क्या आते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। अब ये देखिए सोलर सिस्टम जो है हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये है हमारे यहाँ पे सन, और इसके बाद फिर हैं ये हमारे 8 प्लैनेट्स। इसके अंदर क्या है, ये शुरू में 4 प्लैनेट्स हैं छोटे छोटे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और फिर आती है एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और फिर उसके बाद आती है क्यूपर बेल्ट। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसी का नाम हमने क्या रखा, सोलर सिस्टम रखा। अब सोलर सिस्टम में 1 बाय 1 करके चलते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, आपको शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको अलग रख लेना है, और जो बाद के 4 प्लैनेट्स हैं इनको अलग कर लेना है। उसका कारण क्या है, एक तो देखिए जो मोटा मोटा कारण बताते हैं सभी, एक तो है ये कि यहाँ पे जो बीच में है वो आती है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट, तो एस्टेरॉयड बेल्ट इनको अलग कर देती है। दूसरा इनमें और भी अंतर है, वो क्या है कि ये जो शुरू के 4 प्लैनेट हैं इनको नाम दिया जाता है कि ये प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स हैं।
ठीक। जबकि ये जो बाद के प्लैनेट्स हैं इनको बोला जाता है ये गैस जायंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो जोवियन प्लैनेट्स हैं। ठीक। अब इनका जो कारण है, सबसे पहले चलो यही देख लेते हैं कि ये रॉकी प्लैनेट्स क्यों हैं और ये गैस जायंट क्यों हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हैं सिर्फ रॉक के बने हुए हैं और यहाँ पे जो है सिर्फ गैस है, यानी कि जो गैस जायंट हो गैस के बने हुए हैं, ये इसका मतलब नहीं होता है। इसका रीज़न कुछ और है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो सन के पास हैं इनके अंदर क्या हुआ, सोलर विंड के चलते एक तो बेचारा जो मरकरी है, मरकरी के पास तो उसका एटमॉस्फेयर ही नहीं रहा। ठीक, उसकी बात भी करेंगे। अब इसमें क्या है, ये जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं इनके अंदर आपकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये सन की प्रॉक्सिमिटी में ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चलती हैं सोलर विंड्स। अभी देखेंगे कि सोलर विंड्स क्या होती हैं। जो अभी समझो नाम से ही पता चल रहा है कि जो सूरज से हवा चलती होंगी वो सोलर विंड्स हैं। ठीक है, अभी रीज़न भी देखेंगे कि क्या है उसका। अब ये जो सोलर विंड्स चलती हैं तो कहोगे इसके कारण क्या हुआ। इसके कारण ये जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं इनके ऊपर कोई भी हल्की गैस, आप ये कह सकते हो कोई भी जो लाइट गैस है वो टिकी नहीं पाई। अब लाइट गैस नहीं टिकी तो इसलिए देखो आप, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर, अर्थ का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी भारी गैस है, पता होगा ना। हाइड्रोजन हीलियम कितनी है, कितनी भी नहीं है, बिल्कुल नाम बरोबर है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं इन पे हल्की गैस नहीं टिक पाई, जबकि जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स हैं इन पे ऐसा हो सका। अगला जो कारण है वो देखते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये कोई भी प्लैनेट है। ठीक, अब ये जो हमारा प्लैनेट है इसकी यहाँ पे बीच में मान लेते हैं कि क्या है, बहुत सारा यहाँ पे लावा है। ठीक, अब ये जो लावा है ये धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकलना शुरू करेगा। यदि इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा और तो ये बाहर आएगा। अब बाहर आएगा तो ये सरफेस पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा तो इससे क्या निकलेंगी, गैसेस निकलेंगी। अब इसमें क्या होता है कि जिस प्लैनेट के पास, ध्यान रखना है आपको, ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो किसी भी चीज़ को अपने से उतना ज़्यादा बांध के रख सकता है, उसके पास वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छे से रहती है। क्योंकि ग्रेविटी क्या है आपको पता है, वो डायरेक्टली रिलेट करती है मास से। तो इसी चीज़ की वजह से जो ग्रेविटी यदि किसी की ज़्यादा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी प्लैनेट का यदि साइज़ बड़ा होगा तो उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, और यदि किसी की ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वो हल्की गैस को अपने ऊपर रोक पाएगा। ये जो प्लैनेट्स हैं ये साइज में क्या हैं, छोटे हैं। साइज में छोटे हैं तो इनकी ग्रेविटी जो है उस मुकाबले में नहीं है जो इनके, ये जो लास्ट के प्लैनेट्स हैं 4 प्लैनेट्स, इनके जितनी हो। तो इसी चीज़ की वजह से क्या होता है कि ये जो गैसेस हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर है इससे एस्केप कर जाती हैं, जबकि यहाँ पे एस्केप नहीं कर पाती। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। समझे, यहाँ से लगभग लगभग आप ये मान सकते हो कि 1000 टाइम्स ज़्यादा एटमॉस्फेयर बड़ा है। तो इसीलिए वो जो गैस है वो चारों तरफ घेरे रहता है, गैस के बादल बने रहते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, ये लास्ट के जो प्लैनेट्स हैं गैस जायंट्स बोलते हैं। और इनके अंदर आप देखना, इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है इनके एटमॉस्फेयर में वो यही है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, यही मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए, तो हमको ये समझ में आया शुरू के 4 प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स, बाद के 4 प्लैनेट्स गैस जायंट, बीच में आती है एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक, सोलर विंड्स चलती हैं और सोलर विंड्स यहाँ पे जो हल्की गैसेज हैं एक तो उन्हें नहीं टिकने देती। अगला ये सूरज के पास है तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा अच्छे से पके। तो पकने की वजह से क्या हो गया, ये हार्ड हो गए, रॉकी हो गए। जैसे आप किसी भी चीज़ को देखो, आप एक कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी को क्या कहोगे, कुछ भी नहीं, एक मिट्टी है, क्ले है, लेकिन उसको भट्टे में डाल दो क्या बन जाएगी, वो ईंट बन जाएगी। अब इसी के साथ साथ जो हमारा सोलर सिस्टम है इसकी जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो आता है हमारे लिए, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या है, वो है हमारा सन खुद। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे सन। अब कहोगे कि सन में क्या खास है, सन में बहुत कुछ खास है। सबसे पहली चीज़ है कि जो सन है, सन के अंदर हमारी बहुत सारी लेयर्स हैं। अब जैसे ये हमने सन बना दिया, सन के अंदर जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको यहाँ पे मैंने अभी बनाया है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है मैंने कोर।
अब जो कोर होती है, कोर के अंदर हमारा 1.5 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, यानी कि करीब करीब 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो ये कहोगे इस टेम्परेचर को क्यों बताया है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम का एटम बनाते हैं, और इसी के साथ साथ उसमें क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। यही जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब होता है उसका प्रिंसिपल भी यही है। वहाँ पे भी क्या होता है? वहाँ पे दो छोटे एटम्स, खास तौर पे जो हाइड्रोजन है उसको आपस में फ्यूज कराया जाता है। फ्यूज कराते हैं तो क्या बनता है? हीलियम बनता है, और साथ में निकलती है एनर्जी बहुत सारी। तो इसीलिए आप ये मान लो न्यूक्लियर फ्यूजन कॉन्टिन्यूअसली होता रहता है। कहाँ पे? वो होता रहता है सन। इसीलिए जो हमारा सन है इसके अंदर हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो है करीब करीब 90, हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो है 72%, और हीलियम जो है वो है हमारा करीब करीब 26%। तो ये देख सकते हो आप, इन दोनों को ही मिला के कितना हो गया? 98%। समझे? तो इसी चीज़ की वजह से क्या होता है, जो हमारा सन है वो कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है वो करता रहता है। अब इसके बाद क्या है, सन के अंदर और भी बहुत सारी लेयर होती हैं। ये तो हमारी कोर हो गई। कोर के अंदर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। कोर के बाद अगली जो आती है हमारी, वो है हमारी रेडिएटिव लेयर। रेडिएटिव लेयर में कुछ याद नहीं रखना, कोर के बाद वाली लेयर है। फिर इसके बाद क्या आती है हमारी? फिर इसके बाद आती है हमारी फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर हमारे थोड़ी सी काम की है, देखते हैं। अगली जो हमारी लेयर है वो है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर क्या है? फोटोस्फीयर हमारी नॉर्मली विजिबल लेयर है, जो हमें दिखाई देती है नॉर्मली। वो कौन सी होती है? वो होती है फोटोस्फीयर। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद अगली जो आती है हमारी वो है क्रोमोस्फीयर। तो यानी कि जो कलर हमें दिखाई देते हैं सन में वो क्रोमोस्फीयर की वजह से दिखाई देते हैं। और लास्ट की जो लेयर है उसका नाम है कोरोना। ठीक है, ये जो कोरोना है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस समय पे इक्लिप्स होता है, ग्रहण लगता है, तो उस समय पे सिर्फ एक लेयर दिखाई देती है, एंड दैट इज कोरोना। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? अब भाई ये जो कोरोना है इसकी खासियत ये है कि इसका टेम्परेचर जो है वो मान लो आपकी, अच्छा इसके कोरोना से पहले वाली लेयर है क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर पे जो टेम्परेचर है वो है आपका करीब करीब 6 से 7,000 डिग्री सेल्सियस। अब कोरोना का अंदाजा लगाओ, कोरोना पे कितना है? तो कोरोना पे 1 लाख से 2 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चलता है। तो इसीलिए ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई कि कोरोना का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है। साइंटिस्ट भी इस बात को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं। जो बाहर की जितनी भी लेयर्स हैं उनमें सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है? वो कोरोना है। ठीक, अब कोर हो गया। अब ये जो सन है, सन के अंदर आप देखो ये सन छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। सन के अंदर ही हमारे सोलर सिस्टम का 99.2% मास है। समझे? तो सारा जो सोलर सिस्टम है उसका सारा मास कहाँ पे है? करीब करीब सन पे। इसी चीज़ की वजह से समझो आप, जो सारी की सारी चीज़ें हैं, पूरा सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? वो करता है सन के अराउंड। अच्छा, सन जो है क्या वो भी किसी के अराउंड रिवॉल्व करता है? तो सारी गैलेक्सी ही करती हैं। ठीक, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो जब गैलेक्सी भी किसी के अराउंड, यूनिवर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, और गैलेक्सी के अंदर जितने स्टार होते हैं वो गैलेक्सी के जो चक्कर होते हैं उसे लगाते हैं। तो हमारा सन भी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, यदि सन की बात करें तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि सन इज फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं है, वो भी रिवॉल्व कर रहा है। चलिए, इसके बाद अगली चीज़ की जो सन है उसमें और क्या खासियत है? अच्छा, ये जो पूरा करने में से कितना टाइम लगता है? तो माना जाता है कि 22 करोड़ से लेके 25 करोड़ साल तक लगते हैं हमारे सन को एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। समझे? और रेवोल्यूशन जब भी पूरा होता है तो हमारे जैसे प्लेनेट का रेवोल्यूशन पूरा हुआ है, धरती का रेवोल्यूशन पूरा हुआ है, तो उसको ईयर बोला जाता है।
ऐसे ही सन का जब रेवोल्यूशन पूरा होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोस ईयर। ठीक है, अब सन जो है वो करीब करीब 4.8 बिलियन, ये कह सकते हो 480 करोड़ साल पुराना है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कितना है, 18-19 चक्कर जो है वो लगा चुका है अभी तक। चलिए, अब इसके बाद अगली चीज़ है, वो वन बाय वन करके प्लेनेट शुरू करते हैं। सबसे जो पहला प्लेनेट है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ मरकरी। ठीक, तो मरकरी की बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है, हमारा मरकरी सबसे पहला प्लेनेट है, सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, इनका जो सीक्वेंस है वो और देख लेते हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इसमें, सबसे पहला तो सवाल ये आएगा हमारे पास कि भाई हमें ये बताओ कि इनका जो साइज है उसका हमारे पास क्या सीक्वेंस है, क्या साइज है इनका। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे बड़ा जो प्लेनेट है दैट इज जुपिटर। ठीक, अब जुपिटर से क्या करना है, आपको काउंटिंग शुरू कर देनी है। जुपिटर के बाद वाले सारे बड़े हैं, सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर उसके बाद अगलों का नंबर आएगा। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप आ जाओ धरती पे, हमारा नंबर, तो ये हो गया 5। अब क्या करना है हमें, अब जैसे परेड लगाते समय बोलते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो वही काम करना है। अब क्या करना है, लेफ्ट यानी कि ये 6, राइट और फिर क्या करना है, लेफ्ट। तो समझे, ये हमारा सीक्वेंस बनता है। तो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो ऑब्वियसली कौन सा है, जुपिटर है। सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, मरकरी है। अब साइज के अलावा अगला सवाल आ जाए कि अच्छा चलो भाई ये बताओ कि हमारी जो धरती है, प्लेनेट अर्थ है, अर्थ से डिस्टेंस के हिसाब से प्लेनेट की दूरी बताओ। अब देखो, सन से डिस्टेंस तो दिख ही रहा है, बिल्कुल सीधा है ये जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करके बिल्कुल सीधे सीक्वेंस में क्या है, अर्थ से डिस्टेंस है। अच्छा, ये यदि याद ना हो कि कितने प्लैनेट्स हैं, इनको कैसे याद रखें, क्या सीक्वेंस है, तो इसमें आप याद रख सकते हो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। समझे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। हालांकि ये काफ़ी फालतू सवाल हैं, यूपीएससी वगैरह में ऐसे तो कोई नहीं पूछता है। हाँ, लेकिन अर्थ से जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ से क्या याद रखना है, फिर से वही लेफ्ट राइट लेफ्ट, सबसे पास कौन सा है, यही है लेफ्ट, फिर क्या आएगा, राइट और फिर लेफ्ट, और अब सीक्वेंस वही है, फिर 4 5 6 और 7। तो ये जो है, ये हमारा डिस्टेंस कहाँ से हो गया, ये हो गया हमारा अर्थ से। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ख़ासतौर पे जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो पूछ ही लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे थे कि वन बाय वन करके प्लैनेट की बात करेंगे। सबसे पहला प्लैनेट आएगा हमारा मरकरी। तो चलिए भैया मरकरी की कहानी देखते हैं। तो मरकरी की सबसे पहली खास बात है ये, क्या कि यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो काहे नहीं है, तो यहाँ पे चलती हैं सोलर विंड। समझे, अब सोलर विंड चलती हैं तो क्या है, वो पूरे के पूरी जो गैसेज हैं उन्हें उड़ा ले जाती हैं। जब गैसेज टिकती नहीं है बेचारे के पास तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं। अगला जो है, इसका बेचारे का साइज सबसे छोटा है। अब यदि साइज छोटा है तो कोई भी चीज़ इसके पास टिकेगी नहीं, क्योंकि इसके पास ग्रेविटी नहीं है। तो इसी चीज़ की वजह से हम बोलते हैं जो मरकरी है हमारा, वो सबसे छोटा प्लेनेट भी है, इसीलिए इसकी ग्रेविटी कम है और गैसेज इस पर टिक नहीं पाती। अब अगली चीज़ जो खास लगेगी आपको वो ये है कि इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लेनेट। ठीक है, याद रखना है, ये यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। हमें लगता है कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा मरकरी, क्योंकि सबसे पास है। बट इट इज़ नॉट करेक्ट। इसकी भी बात करेंगे कि उसका रीज़न क्या है, लेकिन मरकरी हॉटेस्ट नहीं है। ठीक, चलिए बस इसमें इतना याद रखना है। नाउ कम्स द नेक्स्ट, और वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा वीनस। तो सबसे पहली बात कि वीनस की खासियत क्या है ऐसा वीनस में। तो सबसे पहली बात ये तो हमें पता है कि जो दूसरा सबसे पास वाला प्लेनेट है सन के। अगली चीज़ इसके अंदर है कि वीनस जो है ये है हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट। अब कहेंगे कि हॉटेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका एटमॉस्फेयर है उसमें भरी हुई है CO2। समझे, और थोड़ी बहुत नहीं है, 95% से ज़्यादा है।
ठीक है। अब जब 95% से ज़्यादा CO2 है तो कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारी जो धरती है इसके ऊपर CO2 है 0.03%। अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आप देख लो इतनी शामत आ गई है, ग्लोबल वार्मिंग, UNFCCC और पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ गया हमें। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो हीट को कैप्चर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। अंदर तो आने देती है क्योंकि वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, लेकिन जाने नहीं देती, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है। इसकी भी बात करेंगे। तो इसी चीज़ की वजह से क्या होता है, उसकी जो हीट है प्लेनेट की वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। जैसे आप गाड़ी के अंदर देखो, बंद करके गाड़ी को और खड़ी कर दो धूप में, एकदम भभक जाती है वो। तो वही कारण होता है वीनस के साथ, इसलिए जो वीनस है वो एकदम भभकता रहता है। अगली जो चीज़ है इसके अंदर खास की, इसका ये जो वीनस है, वीनस जो है वीनस का रोटेशन भी थोड़ा अलग है, समझे। बाकी सब प्लैनेट्स जो है वीनस और यूरेनस को छोड़ के सबका रोटेशन सेम है, लेकिन इसका जो रोटेशन है इट इज़ ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सबका जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट है, दूसरा सबसे पास है। और क्या खास है भाई, और है, इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। हमारी जो धरती है इसका ट्विन बोला जाता है क्योंकि ये धरती जैसा ही है, काफ़ी कुछ इसके अंदर धरती जैसा है। अगली चीज़ क्या याद रख सकते हैं, अगली चीज़ आप याद रख सकते हो कि इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। वो सुना होगा भोर का तारा, तो मॉर्निंग स्टार और इसी के साथ साथ इवनिंग स्टार, इसी को बोला जाता है। ठीक है, इतना ही याद रख लीजिए बस। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट इसके बाद जो आएंगे हमारे, वो आएंगे हमारे अब और प्लैनेट्स। एक तो हमारा प्लैनेट्स जो है वो है, एक हमारा प्लैनेट है इसके बाद, उसका नाम है हमारी खुद की धरती, दैट इज अर्थ। ठीक है, इस पे तो पूरा इन डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन सबसे खास चीज़ जो अर्थ के बारे में वो जान लेते हैं पहले। तो सबसे पहली खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी, वो किस प्लैनेट की है, तो वो अर्थ की है। 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मानी जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट है। अगली चीज़ है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 71% क्या है, वाटर है। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या है, और भैया सिर्फ लाइफ जो है वो कहाँ पॉसिबल है, वो हमारे अर्थ के ऊपर पॉसिबल है, हमारे सोलर सिस्टम में। और क्या कह सकते हैं, और अर्थ के बारे में डेंसिएस्ट है। और ये हमें पता ही है, इसका जो रोटेशन है वो कितने टाइम में पूरा होता है, वो पूरा होता है हमारा 24 घंटे में। अच्छा, ये जो रोटेशन है इसकी भी बात करेंगे। और रेवोल्यूशन कितने में पूरा होता है, तो रेवोल्यूशन टू बी प्रिसाइज हम लिख देते हैं 365 डेज, लेकिन 360/1/4 डेज। ठीक है, असल में तो ये होता है 365 डेज प्लस 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है, इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, वो जब 4 साल आते हैं तो एक लीप ईयर जोड़ देते हैं, इसी वजह से। ठीक है, चलिए अगली चीज़ की, हाँ, जो हमारा ये प्लेनेट है, ये पहला प्लेनेट है अभी तक का जिसके पास क्या है, एक सैटेलाइट है, और वो है हमारा मून। अभी तक जो शुरू के दो हैं इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ना ही मरकरी के पास है कोई सैटेलाइट, ना ही वीनस के पास कोई सैटेलाइट है। सबसे पहले आती है अर्थ के पास। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला जो आता है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारा मार्स। मार्स जो है, मार्स को क्या बुलाते हैं हम, रेड प्लेनेट बुलाते हैं, लाल प्लेनेट। क्यों? क्योंकि रेड दिखता है इसीलिए, और क्यों। अच्छा, अगली चीज़ जो मार्स है, मार्स के अंदर याद रखना है, मार्स के पास क्या है। अच्छा, मार्स के ऊपर हमने एक मिशन भेजा था, उसका नाम था मोम। मोम कौन है, मोम है आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसी को हम साधारण भाषा में या हिंदी में बोल देते हैं, क्या था ये, मंगलयान था। ठीक है, अच्छा, और जो हमारा मार्स है, मार्स के पास हमारे 2 मून हैं।
तो दो मून कौन कौन से हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम क्या है, डीमोस। और सबसे बड़ा वोल्केनो या फिर आप कह सकते हो सबसे बड़ा वॉल्केनिक माउंटेन भी यहीं पे ही है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं माउंट ओलंपस। वो भी पाया जाता है कहाँ पे, वो भी मार्स पे पाया जाता है। मार्स को एक कॉलोनाइज करने का आगे आइडिया है हमें, क्योंकि उम्मीद है कि हम शायद मार्स जो है इसको न्यूक करके यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना के शायद हम जिंदा रह सकते हैं। मार्स का भी जो रोटेशन पीरियड है वो करीब सेम है, लेकिन रेवोल्यूशन पीरियड लगभग डबल के करीब है। डबल नहीं है, 687 दिन है, 687 डेज है वैसे। खैर, इसके बाद अब चलते हैं आगे की प्लैनेट्स की ओर। अगला जो हमारा प्लैनेट आएगा वो कौन सा आएगा, वो है हमारे जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर के बारे में हमने क्या देखा था, सबसे पहली चीज कि इसको मार्स और जुपिटर इनको अलग करने वाली जो बेल्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट। तो अगली आते हैं हमारा जुपिटर। जुपिटर की खासियत क्या है कि ये हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक। और क्या चीज़ है इसमें खास, अगली चीज़ जो है वो है कि जुपिटर के पास ये माना जाता है कि करीब करीब 96 सैटेलाइट्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक। लेकिन मैक्सिमम नहीं है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो कौन सी हैं, वो हैं गैनीमेड। ये कहोगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है, सिर्फ जुपिटर की नहीं पूरे सोलर सिस्टम की, ठीक है। गैनीमेड, कैलिस्टो और भी बहुत सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, और क्या याद रख सकते हैं इसके बारे में, और तो बस इतना ही है। अच्छा, अगली चीज़ जो है वो देखते हैं। हाँ, ये और चीज़ है कि जो इसका रोटेशन है वो फास्टेस्ट है, रोटेशन जो है इसका वो फास्टेस्ट है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 9.9 घंटे, करीब करीब 10 घंटे में ये अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है। अगला जो है वो कौन सा है हमारा, वो है फिर अगला प्लेनेट, दैट इज सैटर्न। अभी जो सैटर्न है, सैटर्न के अराउंड क्या है, हमारी एक रिंग है, ठीक है, हमें पता है। और अगली चीज़ खास क्या है इसमें, सैटर्न की जो खासियत है वो है कि ये लाइटेस्ट प्लेनेट है। लाइटेस्ट का मतलब क्या है कि इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, मिनिमम डेंसिटी है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पानी की डेंसिटी 1 है और इसकी 0.3 है, तो कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा जो मरकरी है वो पानी के ऊपर तैरेगा। यदि आप पूरे सोलर सिस्टम को डुबाएंगे तो सिर्फ जो सैटर्न है वो डूबेगा ना, वो तैरेगा, बाकी सब डूब जाएंगे। हालांकि ये हाइपोथेटिकल चीज़ है, पर कहने के लिए सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट जो पानी के ऊपर तैरेगा वो है हमारा सैटर्न। अगली खास चीज़ ये है कि इसके पास मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं हमारी वो किसके पास हैं, वो सैटर्न के पास ही 146 के करीब है, 146 मून माने जाते हैं इसके। अगला फिर इसके बाद कौन सा आएगा भैया, अगला आएगा हमारा, अच्छा ये 6 है, ये आएगा 7। अगला जो हमारा 7 है इट इज़ यूरेनस। यूरेनस की क्या खासियत है, यूरेनस की खासियत ये है कि भाई सबसे पहले अच्छा ये चीज़ कि इसका जो रोटेशन है वो भी वीनस की तरह ही उल्टा है। कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट है। तो कहोगे कि सिर्फ 2 प्लैनेट हैं जिनका क्या है, जिनका हमारा रोटेशन उल्टा है, ईस्ट टू वेस्ट है। तो याद कैसे रखें, जिसमें भी अस आ रहा है, वीनस यूरेनस वही है, या फिर ऐसे याद कर लो यूवी। ये जो 2 प्लैनेट्स हैं इनका रोटेशन उल्टा है। और क्या चीज़ है, हाँ इसका जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट कह रहा हूँ, एक्सिस है, उसमें टिल्ट बहुत ज़्यादा है, 98 डिग्री का टिल्ट है इसमें। जैसे धरती के में कितना है 23.5 डिग्री का, ऐसे ही इसके एक्सिस में 98 डिग्री का है, मैक्सिमम टिल्ट है, ठीक। रेट्रोग्रेड ऑर्बिट भी बोला जाता है इसकी ऑर्बिट को, क्योंकि ये लुढ़कता हुआ सा दिखाई देगा आपको, नॉर्थ टू साउथ करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि टिल्ट ही इतना ज़्यादा है, ठीक। अगला जो आएगा हमारा वो कौन सा आएगा भैया, वो आएगा नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में क्या याद रखना है, नेपच्यून में कुछ नहीं। अच्छा, इनकी जो सैटेलाइट है वो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर याद रखना चाहो रख सकते हो, 27। इसकी जो सैटेलाइट है वो है 14। और नेपच्यून की क्या खासियत है, नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लेनेट है,
सबसे ठंडा प्लेनेट है और फारदेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, बस और क्या। अच्छा, ये भी चीज़ याद रखना कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं इन सब के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ये सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ना, ये चारों के चारों प्लैनेट्स के अंदर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन खूब मिलेगी, हीलियम खूब मिलेगी, मीथेन खूब मिलेगी। ठीक है, सब में मिलेगी, शुरू के 4 में नहीं मिलेगी। इन सबको कर दिया, चलिए। अच्छा, अभी ये जो यहाँ पे लाइट सी दिख रही है ये क्या है? तो ये मैंने बताया था आपको, एक सोलर विंड चलती हैं। तो यदि सोलर विंड चलेगी और वो सोलर विंड कहाँ तक आ जाए? वो आ जाए हमारी अर्थ तक, तो क्या होगा? अब अर्थ के अंदर हमारा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, अर्थ के पास भी, हमारी जो अर्थ है इसके पास भी अपनी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है, जो सोलर विंड में आते हैं उसमें होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स, और ये जब चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं तो इनके इंटरेक्शन से क्या होता है, लाइट बनती हैं। इसलिए आपने देखा होगा आइसलैंड वगैरह के अंदर लोग ये लाइट्स वगैरह देखने जाते हैं। ये लाइट जो होती हैं इनकी खासियत क्या है, इनको देखने के लिए अलग अलग जगह पे जाया जाता है। ख़ास तौर पे जब नॉर्दर्न एरियाज़ में हम जाते हैं आइसलैंड की तरफ, तो वहाँ पे इनका नाम होता है ऑरोरा। अच्छा, ऑरोरा दोनों जगह है, ऑरोरा बोरियलिस। और जब ये हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, साउथ में होती हैं, तब इनका नाम क्या होता है? तब भी इनका नाम होता है ऑरोरा, लेकिन अब पीछे आ जाता है ऑस्ट्रेलिस। तो याद कैसे रखें? ऑस्ट्रेलिया साउथ में है तो ऑस्ट्रेलिस से याद रख लेना, दूसरा बोरियालिस है वो अपने आप याद रह जाएगा। चलिए, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसकी राम कहानी यहाँ पे हुई ख़त्म। अब कहोगे ये क्या बना रखा है? ये कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे हमारा क्या आता है, मार्स, और ये है हमारा जुपिटर। इनके बीच में जो बेल्ट है इसी का नाम क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर, 2 से लेकर 930 किलोमीटर तक के पत्थर तैर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो तैर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। कभी कभार भूले भटके ये क्या करते हैं, धरती की तरफ मूवमेंट शुरू कर देते हैं। तो कहोगे धरती की तरफ मूवमेंट करने से क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि जैसे मानिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, अर्थ के चारों तरफ है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर है। अब क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट है, उससे कोई एस्टेरॉयड निकल के धरती की तरफ आने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मीटेरॉयड। जब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर एंटर करता है तो इसमें लग जाती है आग। आग क्यों लगती है? क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी गैसेज हैं, उन सब के साथ फ्रिक्शन होगा तो आग लगेगी। इसी चीज़ की वजह से जब ये एटमॉस्फेयर में घुस जाता है तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हो जाता है मीटियोर। और जब ये हमारी धरती पे स्ट्राइक करता है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है जो पहुंच गया धरती पे, उस समय पे इसे क्या बोला जाता है? मीटियोराइट। समझे? जहाँ पे स्ट्राइक करते हैं कई कई जगह पे गड्ढे हो जाते हैं, फिर वो जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर कभी पानी भर जाता है तो क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक बोलते हैं। क्रेटर लेक वोल्केनो से भी बनती है और इनसे भी बनती है। ठीक है, चलिए, ये जो मीटियोर स्ट्राइक है इसी की वजह से डायनासोर का भी अंत हुआ था। मतलब डायनासोर की कमर पे आके पत्थर नहीं गिरा था, उसमें क्या हुआ कि मीटियोर ने आके स्ट्राइक किया धरती पे, उससे फिर बहुत ज़्यादा सुनामीज आई, मौसम बदला और फिर बेचारे डायनासोर निकल गए। ठीक है, तो कई बार सोचते हैं लोग कि शायद आदमी के साथ भी ऐसा होगा, पर देखते हैं, अभी तो हो नहीं रहा है। अब इसके बाद क्या है? चलिए भैया, ये हो गया हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट। नेक्स्ट कम्स क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट में क्या है? तो क्यूपर बेल्ट है नेपच्यून के बाद की बेल्ट। नेपच्यून जो है इसके बाद, ये आप देख रहे हो सोलर सिस्टम तो बहुत छोटा है, ये जहाँ तक हमने पढ़ा, इसके बाद जो असल में क्यूपर बेल्ट है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब ये जो क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट की खासियत क्या है? क्यूपर बेल्ट के अंदर हमारे बहुत सारे क्या हैं? क्यूपर बेल्ट के अंदर हमारे बहुत सारे आईसी, डस्ट के या फिर रॉक के बड़े बड़े पार्टिकल, जैसे यहाँ पे एस्टेरॉयड तैर रहे हैं, यहाँ पे क्या तैरते हैं? यहाँ पे क्यूपर बेल्ट्स में तैर रहे हैं पत्थर, आईसी ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो होते हैं इन्हीं को हम क्या बुलाते हैं? कॉमेट्स बुलाते हैं। जब ये धरती की तरफ या सूरज की तरफ ज़्यादातर आते हैं तो उनको बोला जाता है कॉमेट्स, और ये लाइट एमिट करते हैं। ठीक है,
चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो सोलर सिस्टम है इट एंड्स हियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये जो है काफ़ी फैक्चुअल क्लास रही है, लेकिन आपको इसमें समझना है कि मेन जो चीज़ है वो हमारे लिए है कि कुछ फैक्ट्स को भी याद रखा जाए। इसी के साथ आज की जो क्लास है उसे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।